हेलो, वेलकम टू लीगल कुलदीप। आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में। ऑर्गेनाइज क्राइम है वो 111 बीएन इसके अंदर आता है। तो सबसे पहले जब हम ऑर्गेनाइज क्राइम की डेफिनेशन देखेंगे तो सब सेक्शन 1 के अंदर इसकी डेफिनेशन दे रखी है। तो इसके अंदर 2-3 वर्ड आएंगे जैसे कि कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट और इकोनॉमिक ऑफेंस। इन वर्डों को सबसे पहले हम, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन में तीनों वर्डों को डिफाइन किया हुआ है, तो सबसे पहले इन वर्ड को जान लेते हैं और उसके बाद में जब हम इसका डेफिनेशन क्लोज पढ़ेंगे, जो वो डेफिनेशन पढ़ेंगे उसकी, तो थोड़ा ईजी हो जाएगा समझने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं 111 के एक्सप्लेनेशन क्लोज के बारे में और उसका फर्स्ट क्लोज जो कि बात करता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट के बारे में। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट, सिंडिकेट का एक जनरल मीनिंग ये होता है कि कोई भी बिजनेस यूनियन जब 2-4 लोग मिलकर के, मतलब 2 से ज़्यादा लोग मिलकर के, 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर के कोई अपनी यूनियन बना लेते हैं तो उसको हम सिंडिकेट बोलते हैं। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जब ग्रुप ऑफ 2 और मोर, इसमें मिनिमम 2 पर्सन होने ज़रूरी है, क्योंकि सिंडिकेट तभी बनता है जब 2 पर्सन मिनिमम होते हैं। तो ग्रुप ऑफ 2 और मोर पर्सन एक्टिंग सिंगली या फिर जॉइंटली। अब उस मेंबर के, आप उस सिंडिकेट के पार्ट हो, लेकिन यदि आप अकेले भी वो काम करते हैं हो इस उस सिंडिकेट के बिहाफ पर, या फिर आप जितने भी उसके अंदर मेंबर हो वो सारे मिलकर के काम करते हो, तो वो दोनों ही तरीकों से काम हो सकता है। या तो आप सिंगली एक्ट कर सकते हो उस सिंडिकेट के बिहाफ पर, या फिर आप जॉइंटली भी एक्ट कर सकते हो एज ए सिंडिकेट और गैंग। सिंडिकेट के बिहाफ पर आप सिंगली एक पर्सन भी एक्ट कर सकता है, या फिर जॉइंटली वो जितने भी मेंबर हैं 2, 4, 6, वो सारे मिलकर के साथ में भी काम कर सकते हैं एज ए सिंडिकेट और गैंग। और वो इंडल्ज होते हैं कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी के अंदर। वो कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी के अंदर इंडल्ज होता है वो सिंडिकेट और गैंग, और जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन होते हैं जो कि सिंगली एक्ट कर सकते हैं और जॉइंटली भी एक्ट कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट। अब बात करते हैं कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी, इसमें वर्ड आया है तो इसका जो क्लोज सेकंड बात करता है वो बात करता है कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी के बारे में। इसका मतलब होता है ऐसे कोई भी एक्टिविटी जो कि प्रोहिबिटेड बाय लॉ हो। कोई भी जब एक्टिविटी प्रोहिबिटेड बाय लॉ होती है तो वो एक ऑफेंस होती है, और वो कौन सा ऑफेंस होगा? वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है ऐसा ऑफेंस जिसके अंदर पुलिस वाले आपको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं। तो कोई भी एक्टिविटी जो कि प्रोहिबिटेड बाय लॉ है और उसकी पनिशमेंट है वो 3 साल या फिर 3 साल से ज़्यादा की है, तो उसको हम अनलॉफुल एक्टिविटी इस सेक्शन के पर्पज से मानेंगे। ठीक है, इस सेक्शन के पर्पज से अनलॉफुल एक्टिविटी का मतलब हो गया ऐसी एक्टिविटी जो कि प्रोहिबिटेड बाय लॉ है और वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है और उसकी पनिशमेंट 3 ईयर या उससे ज़्यादा की दे रखी है। ठीक है, तो अनलॉफुल एक्टिविटी यहाँ पर डिफाइन हो गया। लेकिन कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी क्या मतलब होता है? कंटिन्यूइंग का मतलब होता है कि आज जो आपने काम किया है वो काम आप आज से शुरू नहीं कर रहे हो, आप पिछले काफ़ी टाइम से वो काम कर रहे हो, तो वो कितने टाइम से आप काम कर रहे हो इसको यहाँ पे डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइज क्राइम का सिंडिकेट है, ठीक है, वो जब उसके ऊपर 10 साल विद इन 10 ईयर उसके ऊपर एक से ज़्यादा चार्जशीट, मतलब मिनिमम 2 चार्जशीट उसके ऊपर होनी चाहिए। चार्जशीट कब होती है? जब कोई एफआईआर वगैरह होती है उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन करते हैं पुलिस वाले, और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में पुलिस वाले एक चार्जशीट बनाते हैं जो कि कोर्ट में पेश करते हैं। ठीक है, तो उस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट के ऊपर 10 सालों के अंतर्गत 1 साल से ज़्यादा, एक चार्जशीट से ज़्यादा उनके ऊपर कोर्ट में पेश हो चुकी है, और साथ में कॉग्निजेंस भी लिया है कोर्ट ने इस चीज़ का। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने, पुलिस वालों ने आपके ऊपर यदि चार्जशीट वगैरह पेश करी है तो वो कोर्ट उसको एक्सेप्ट करेगा ही करेगा। कोर्ट के पास में ये पावर होती है कि वो चार्जशीट को रिजेक्ट भी कर सकता है उस कंडीशन में। तो आपके खिलाफ 10 सालों के अंदर अंदर एक से ज़्यादा चार्जशीट पेश होनी चाहिए, और साथ में कोर्ट के द्वारा उस चीज़ का कॉग्निजेंस भी लिया हुआ होना चाहिए, तो हम उसको कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी के तौर पर मानेंगे। ठीक है, तो जब कोई एक्टिविटी जो कि प्रोहिबिटेड बाय लॉ है और वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है और उसकी पनिशमेंट 3 साल या ज़्यादा की है, जब कोई पर्सन सिंगली या फिर जॉइंटली एक्ट करता है एज ए मेंबर या फिर उस ऑर्गेनाइज सिंडिकेट के बिहाफ पर, और उस सिंडिकेट के ऊपर एक से ज़्यादा चार्जशीट 10 सालों के अंदर कोर्ट में पेश हो चुकी है, और साथ में कोर्ट ने उसके ऊपर ऑफेंस का कॉग्निजेंस भी लिया है, तो उसको हम कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी मानेंगे। ठीक है, और इसके अंदर जो एक्टिविटी प्रोहिबिटेड बाय लॉ है इसके अंदर इकोनॉमिक ऑफेंस भी शामिल होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके थर्ड क्लोज के बारे में जो कि बात करता है इकोनॉमिक ऑफेंस के बारे में। इकोनॉमिक ऑफेंस क्या होता है?
इकोनॉमिक ऑफेंस में ये चीज़ें इंक्लूड होती है। कौन कौन सी? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, फॉर्जरी या फिर काउंटरफीट करना, करेंसी नोट का, बैंक नोट का या फिर गवर्नमेंट स्टाम्प का, या फिर कोई हवाला ट्रांजैक्शन होता है वो भी इकोनॉमिक ऑफेंस होता है, या फिर जो मास मार्केटिंग फ्रॉड होता है जैसे कि MLM स्कीम वगैरह हो गई उसमें, या फिर कोई भी स्कीम जो कि डिफ्रॉड करती है सेवरल पर्सन को और उनका पर्पज होता है ऑब्टेनिंग मॉनेटरी बेनिफिट के लिए, या फिर आप डिफ्रॉड करते हो कोई बैंक को या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को या फिर कोई एनी अदर इंस्टीट्यूशन या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन को, और उनको डिफ्रॉड करने के पीछे रीज़न होता है ऑब्टेनिंग मॉनेटरी बेनिफिट के लिए उनको डिफ्रॉड करना। जैसे कि बैंक से आपने लोन लिया और लोन में आप एक सेफ्टी के लिए आपने अपने घर का वो प्रॉपर्टी के कागज़ आपने लगाए वहाँ पे, लेकिन वो प्रॉपर्टी आपकी थी नहीं, तो वो बैंक को डिफ्रॉड बना हो जाएगा। तो उसमें डिफ्रॉड बैंक भी हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, या फिर एनी अदर इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, तो वो इकोनॉमिक ऑफेंस कैटेगरी में आते हैं। तो ये सारे के सारे इकोनॉमिक ऑफेंस कैटेगरी में आते हैं। फॉर्जरी हो गया, काउंटरफीट करना मतलब करेंसी नोट का, बैंक नोट का या फिर गवर्नमेंट स्टाम्प का, हवाला ट्रांजैक्शन या जो मास मार्केटिंग फ्रॉड वगैरह होता है, तो ये सारे के सारे इकोनॉमिक ऑफेंस कैटेगरी में आ जाते हैं। अब हमने इन तीनों शब्दों को अच्छे तरीके से समझ लिया। अब हम बात करते हैं इसके सेक्शन 111 के बारे में। सेक्शन 111 को पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इसके अंदर सबसे पहले इसके अंदर 7 सब क्लोज है। 7 सब क्लोज है। फर्स्ट जो इसका सब क्लोज है वो ऑर्गेनाइज क्राइम की डेफिनेशन के बारे में बात करता है। दूसरा इसका पनिशमेंट के बारे में बात करता है। थर्ड ये बात करता है कि जब ऑर्गेनाइज क्राइम को कोई अबेटमेंट करता है या फिर अटेम्प्ट करता है या फिर कोई कॉन्स्पायरेसी करता है तो उस कंडीशन में उसकी क्या पनिशमेंट है। या फिर सब सेक्शन 4 ये बात करता है कि जब ऑर्गेनाइज क्राइम का यदि आप सिर्फ मेंबर हो तो उसके लिए तो आपके लिए क्या क्या पनिशमेंट है। सब सेक्शन 5 ये बात करता है कि जब किसी को हार्बर करते हो, मतलब जो ऑफेंडर है जो ऑर्गेनाइज क्राइम करके आया है, आपने उसको फूड शेल्टर या फिर कोई ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी मीडियम आपने प्रोवाइड करवाया है। या 6 ये बात करता है कि ऑर्गेनाइज क्राइम में जो भी प्रॉपर्टी वगैरह होती है यदि उसका पोजेशन आपके पास में है तो क्या पनिशमेंट है। सब सेक्शन 7 ये बात करता है कि जब एक ऐसा पर्सन है जो कि ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट का मेंबर है और आप उसके बिहाफ पर आप प्रॉपर्टी पोजेस कर रहे हो तो उस कंडीशन में आपके लिए क्या पनिशमेंट दर की है। तो ये सब सेक्शन 7 जो है इनके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं सब सेक्शन 1 के बारे में जो कि ऑर्गेनाइज क्राइम को डिफाइन करता है। ऑर्गेनाइज क्राइम का मतलब होता है कि एनी कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी। कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी हमने इसको देख लिया, ठीक है, और हमने इसको भी देख लिया है ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट और इकोनॉमिक ऑफेंस को भी हमने देख लिया है, ठीक है। तो एनी कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी इंक्लूडिंग, अब यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक नाम दे रखे हैं इनके साथ में, मतलब ये भी इसमें शामिल है और ये कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी जिसके बारे में हमने पढ़ा है कि कोई भी एक प्रोहिबिटेड बाय लॉ है और कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है और 3 साल से ऊपर की पनिशमेंट दे रखी है, वो वाले ऑफेंस भी और साथ में ये वाले ऑफेंस भी जिसके अंदर किडनैपिंग, रॉबरी, कोई व्हीकल थेफ्ट या एक्सटोर्शन या लैंड ग्रेबिंग मतलब ज़मीन के ऊपर कब्जा करना, या कॉन्ट्रैक्ट किलिंग मतलब सुपारी वगैरह देना जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में समझ सकते हैं, और इकोनॉमिक ऑफेंसेस जो हमने देख लिया, और कोई भी साइबर क्राइम करना या फिर ट्रैफिकिंग करना किसी पर्सन की या ड्रग की या वेपन्स की या फिर कोई इलिसिट गुड्स या फिर सर्विसेज की मतलब स्मगलिंग वगैरह, या फिर आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हो फॉर द पर्पज ऑफ प्रोस्टिट्यूशन के लिए या फिर रैंसम के लिए। रैंसम मतलब होता है रंगदारी के लिए, जिसको हिंदी में रंगदारी बोलते हैं, मतलब फिरौती वगैरह के लिए। तो ये वाले पर्टिकुलर ऑफेंस और साथ में अनलॉफुल जो ये कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी में जो भी ऑफेंस आते हैं वो कोई ऑफेंस होता है किसके द्वारा होता है, एनी पर्सन के द्वारा, एक अकेले पर्सन के द्वारा सिंगली या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन के द्वारा एक्टिंग इन कॉन्सर्ट मतलब वो एक साथ में काम कर रहे हैं जॉइंटली, या तो एक पर्सन के द्वारा या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन के द्वारा। और वो क्यों करते हैं, या तो वो एज ए मेंबर ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट के, या तो वो मेंबर है या फिर उस ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट के बिहाफ पर वो काम किया जा रहा है, ठीक है। किस तरीके से काम किया जा रहा है, या तो वॉयलेंस के द्वारा या फिर थ्रेट ऑफ वॉयलेंस करने की धमकी देना, या फिर इंटिमिडेशन कोई भी धमकी देना, या फिर कोहिर्सन मतलब ज़बरदस्ती उनको ऊपर प्रेशर क्रिएट करना, या फिर एनी अदर अनलॉफुल मीन्स के द्वारा, किसी भी एनी अदर अनलॉफुल मीन्स के द्वारा किस लिए किया जाता है, ऑब्टेन करने के लिए। क्या ऑब्टेन करने के लिए, मटीरियल बेनिफिट इंक्लूडिंग फाइनेंशियल बेनिफिट। मटीरियल बेनिफिट मतलब कोई कार हो गया या फिर कोई प्रॉपर्टी का हो गया जो इलीगली उसके पास में ट्रांसफ़र हो रही है, या फिर पैसे मिलना जो कि फाइनेंशियल बेनिफिट हो गया, डायरेक्ट उसको 10 लाख रुपये मांग लिए और 10 लाख रुपये उसको मिल गए तो ये उसका फाइनेंशियल बेनिफिट है। कोई प्लॉट वगैरह मांग लिया और
वो उसने अपने नाम पर करवा लिया, तो ये एक मटेरियल बेनिफिट है। तो मटेरियल बेनिफिट के पर्पज हैं जिसमें फाइनेंशियल बेनिफिट भी इंक्लूड होता है। अब ये जो बेनिफिट है वो डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। जैसे कि डायरेक्ट का मतलब हो गया आपने 10 लाख रुपए मांगे और आपके पास में 10 लाख रुपए आ गए, तो 10 लाख रुपए का जो डायरेक्ट आपको बेनिफिट हुआ वो आपको खुद को आपको बेनिफिट हुआ है, ठीक है। इनडायरेक्ट का मतलब हो गया कि आप खुद के पास में वो पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन आपने उस जिस पर्सन से आप पैसा मांग रहे हो उसको बोल दिया कि किसी थर्ड पर्सन को वो पैसा ट्रांसफ़र कर दें, ठीक है, और उसने थर्ड पर्सन को वो पैसा ट्रांसफ़र कर दिया। अब जो उस गैंग का मेंबर है वो तो उसके पास में जाकर कभी भी पैसा ले सकते हैं। गैंग के मेंबर ने बोला कि जो पैसा आप मेरे को डायरेक्ट देने जा रहे हो वो मेरे को मत दो, किसी थर्ड पर्सन दे दो। अब ये जो थर्ड पर्सन को पैसा मिल रहा है वो तो गैंग के मेंबर कभी भी इससे ले सकते हैं वापस, तो यहाँ पे ये इनडायरेक्टली ऑब्टेन कर रहे हैं मटेरियल बेनिफिट इससे, ठीक है। तो ये जब सारा का सारा होता है तो इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज क्राइम, ठीक है। जब कोई भी पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं वो कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी करते हैं जिसमें ये भी ऑफेंस इंक्लूड होते हैं, या तो वो अकेला पर्सन काम कर रहा है या फिर जॉइंटली काम कर रहा है, लेकिन वो किस बिहा पर काम कर रहा है, वो एज ए मेंबर काम कर रहा है ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट के, या फिर उस ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट के बिहा पर काम कर रहा है, और वो किस तरीके से कर रहा है, वायलेंस के द्वारा, थ्रेट ऑफ वायलेंस के द्वारा, या इंटिमिडेशन के द्वारा, या कोरिजन के द्वारा, या एनी अदर अनलॉफुल मीन्स के द्वारा। किस लिए कर रहा है, मटीरियल बेनिफिट लेने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज क्राइम। अब इसका सब सेक्शन 2 ये बात करता है जो कि पनिशमेंट के बारे में बात करता है। इसका मतलब होता है कि जब कोई ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहे हो उस कंडीशन में यदि किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसके लिए क्या पनिशमेंट है, तो उसके लिए या तो आपको डेथ पनिशमेंट मिलेगी या फिर आपको एलआई मिलेगी। एलआई का मतलब होता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास, और साथ में फाइन। और ये फाइन जो कि मिनिमम 10 लाख रुपए का होगा और मैक्सिमम ये फाइन कितना भी हो सकता है, ठीक है। अब जब आप किसी पर्सन का मर्डर करते हैं, ये तो ऑर्गेनाइज क्राइम के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, लेकिन जनरली यदि आप किसी पर्सन का मर्डर करते हैं तो उसके लिए 2 ही पनिशमेंट होती है, या तो आपको डेथ पेनल्टी मिलती है या फिर आपको एलआई मिलता है और साथ में फाइन। लेकिन जब ऑर्गेनाइज क्राइम करते हुए यदि किसी पर्सन की डेथ होती है तो यहाँ पर जो फाइन एग्जैक्टली दे रखा है कि मिनिमम 10 लाख रुपए का हो गई होगा और मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। लेकिन मर्डर की पनिशमेंट में ये यहाँ पर जो ये फाइन स्पेसिफाई यहाँ पर नहीं किया हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बी पॉइंट के बारे में। ये बात करता है कि जब किसी पर्सन की डेथ होती है तो इसके लिए ये पनिशमेंट, जब किसी पर्सन की डेथ नहीं होती है तो उस कंडीशन में आपने यदि ऑर्गेनाइज क्राइम किया है तो मिनिमम आपको 5 साल की सज़ा मिलेगी, जो कि एक्सटेंड हो सकती है एलआई तक। एलआई का मतलब हो गया लाइफ इम्प्रिजनमेंट और साथ में फाइन जो कि मिनिमम 5 साल का होगा, ठीक है। अब इसका सब सेक्शन 3 ये बात करता है कि जब आप ऑर्गेनाइज क्राइम को या तो अबेट करते हो या फिर आप ऑर्गेनाइज क्राइम को अटेम्प्ट करते हो, वो कंप्लीट हुआ नहीं लेकिन आपने उसका अटेम्प्ट किया, या फिर आप कॉन्स्पायरेसी करते हो ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए, या फिर नोविंगली फैसिलिटेट करते हो। नोविंगली फैसिलिटेट का मतलब हो गया क्राइम करने में आपकी कुछ योगदान होता है कि वो क्राइम स्मूथली हो जाए। जैसे कि 5 लोग हैं, वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को मारने जा रहे हैं और सामने मान लो 3 घर हैं, ठीक है। तो जो जिस पर्टिकुलर पर्सन को मारना है वो किस घर में छुपा हुआ है वो वहाँ पर बैठे हुए एक पर्सन को पता है, ठीक है। तो ये 5 लोग आते हैं उसको मारने के लिए, तो ये पर्सन इसकी हेल्प करता है कि ये सेकंड वाले घर में ये छुपा हुआ है, तो ये नोविंगली फैसिलिटेट करता है, ठीक है। ये उसको मार तो देते लेकिन वो उतना स्मूथली नहीं हो पाता, या फिर मतलब टाइम लग जाता है, लेकिन ये नोविंगली उसको फैसिलिटेट कर रहा है, उसमें हेल्प कर रहा है, तो इसको हम नोविंगली फैसिलिटेट करना बोलते हैं। या फिर इंगेज होता है इन एनी एक्ट प्रिपरेटरी टू एन एक्ट। प्रिपरेटरी मतलब जब उस ऑर्गेनाइज क्राइम की प्रिपरेशन हो रही है, मान लो वो गन वगैरह इकट्ठा कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में उस एक्ट में इंगेज होना है ना, प्रिपरेशन की स्टेज पे वहाँ पे इंगेज होना। तो उसके लिए क्या पनिशमेंट है, अबेटमेंट के लिए, अटेम्प्ट के लिए, कॉन्स्पायरेसी के लिए, या फिर नोविंगली फैसिलिटेट करना, या फिर इंगेज होना प्रिपरेटरी जो कि उसके ऑर्गेनाइज क्राइम में है। तो उसके लिए मिनिमम 5 ईयर की पनिशमेंट है जो कि एलआई तक एक्सटेंड हो सकती है, और साथ में फाइन जो कि मिनिमम 5 लाख रुपए तक का होगा, ठीक है। ये जो फाइन है यहाँ पे कंपलसरी होता है, कोर्ट के पास में कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है कि वो उसको चाहे तो दे या फिर चाहे तो नहीं दे। यहाँ पे प्लस एंड का यूज हुआ, यहाँ पे एंड फाइन, तो फाइन जो कि मिनिमम 5 लाख रुपए तक का होगा। सब सेक्शन 4 बात करता है कि जब आप ऑर्गेनाइज क्राइम जो सिंडिकेट है उसके आप सिर्फ मेंबर हो, सिर्फ मेंबर होना भी एक पनिशेबल ऑफेंस है। इसके लिए मिनिमम 5 साल की पनिशमेंट है जो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक जा सकती है, साथ में फाइन जो कि मिनिमम 5 लाख रुपए तक का होगा। सब सेक्शन 5 ये बात करता है कि आप जब इंटेंशनली किसी को हार्बर करते हो, हार्बर का मतलब होता है किसी को आश्रय देना। हार्बर जो पर्टिकुलर वर्ड है इसको बीएनएस के अंदर डिफाइन किया हुआ है डेफिनेशन क्लोज में। इसका मतलब होता है किसी पर्सन को या तो आप फूड प्रोवाइड करा रहे हैं, या फिर आप उसको शेल्टर प्रोवाइड करा रहे हैं, या फिर उसको क्लोथ प्रोवाइड करा रहे हैं, या फिर कोई ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी मीडियम आप अपनी कार वगैरह दे रहे हो, गाड़ी वगैरह दे रहे हो उसको, तो उसको हार्बर करना बोलते हैं। या फिर कंसील कर रहे हो, आपको पता है कि ये ऑफेंडर है, इसने कोई ऑफेंस किया है और आपने इसको
कहीं किसी जगह पे छुपा दिया उसको ताकि ये पकड़ा ना जाए। तो कंसील करना या फिर उसको हार्बर करना इंटेंशनली, ये जानते हुए भी उसको हार्बर करना या फिर कंसील करना, तो ये भी एक अपने आप में ऑफेंस है। इसके लिए पनिशमेंट है मिनिमम 3 साल जो कि LI तक एक्सटेंड हो सकती है, और साथ में फाइन भी जो कि मिनिमम 5 लाख का होगा, जो कि मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। इसका प्रोवाइडेड ये बात करता है कि इसके अंदर स्पाउस इंक्लूड नहीं है, क्योंकि एक पर्सन मान लो हस्बैंड है, वो कुछ ऑर्गेनाइज क्राइम करके आया और जब वो शाम को वापस घर पे आएगा तो वाइफ ने उसको खाना वगैरह खिलाया और वो घर में सोया हुआ है, तो उस कंडीशन में, क्योंकि हमारे कस्टम में इस तरीके से मानते हैं कि हस्बैंड और वाइफ दोनों एक ही होते हैं, ठीक है। अब वो क्राइम करके आया तो वो घर में आया, तो उस कंडीशन में हम स्पाउस को, यदि हस्बैंड है तो उसकी वाइफ को, और यदि वाइफ क्राइम करके आई है तो वहाँ पर हस्बैंड को हार्बर या फिर उसको कंसील करने के लिए पनिशमेंट नहीं करेंगे। यहाँ पर स्पाउस को प्रिविलेज मिला हुआ है। इस स्पाउस के अंदर कोई भी आ सकता है, एक वाइफ भी आ सकती है और हस्बैंड भी आ सकता है। यदि हस्बैंड ऑफेंस करता है तो वहाँ पर वाइफ लाइबल नहीं होगी, और यदि वाइफ कोई क्राइम करके आई है तो उस कंडीशन में हस्बैंड वहाँ पर लाइबल नहीं होगा। सब सेक्शन 6 ये बात करता है ऑर्गेनाइज क्राइम से जो भी प्रॉपर्टी वगैरह मिलती है या फिर जो भी प्रोसीड वगैरह मिलता है, प्रोसीड मतलब जो भी लाभ वगैरह मिलता है, पैसे वगैरह मिलते हैं, तो उसको परेशान करना ये भी एक तरह का ऑफेंस होता है। और उसके लिए पनिशमेंट दे रखी जो मिनिमम 3 साल तक की होती है, और मैक्सिमम ये LI तक एक्सटेंड हो सकती है, और साथ में फाइन जो कि मिनिमम 2 लाख रुपए तक का होगा, ठीक है। सब सेक्शन 7 ये बात करता है कि एक ऐसा पर्सन है जो कि उस ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट का मेंबर है, और उस मेंबर के बिहा पर आप प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हो। आप खुद उस ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट के मेंबर नहीं हो, लेकिन एक मेंबर है और उसके बिहा पर आप प्रॉपर्टी आप पजेस कर रहे हो, तो ये भी अपने आप में एक ऑफेंस है। और जो प्रॉपर्टी आप वो मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल भी हो सकती है, और वो जो प्रॉपर्टी आपके पास में है आप कैन नॉट सेटिस्फैक्टरली अकाउंट फॉर, आपके पास में कोई रीजनेबल एक्सप्लेनेशन नहीं है कि आपके पास में ये प्रॉपर्टी क्यों है, ठीक है। तो ये भी अपने आप में ऑफेंस है। इसके लिए मिनिमम 3 साल की पनिशमेंट है जो कि 10 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, साथ में फाइन जो कि मिनिमम 1 लाख रुपए तक का होगा। सब सेक्शन 6 और 7 में ये डिफरेंस है। सब सेक्शन 6 में वो एक जो पजेस कर रहा है प्रॉपर्टी को वो उस सिंडिकेट का मेंबर है, जबकि इसमें ये पर्टिकुलर पर्सन है वो मेंबर नहीं है, वो सिर्फ एक मेंबर के बिहाफ पर प्रॉपर्टी को पजेस कर रहा है। तो इन दोनों की पनिशमेंट हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। तो हमने इस वीडियो के अंदर ऑर्गेनाइज क्राइम की डेफिनेशन देख ली, इसकी पनिशमेंट देख ली, और इसका जो एक्सप्लेनेशन क्लोज के अंदर जो 3 पॉइंट दे रखे हैं हमने उनको भी समझ लिया। थैंक यू।